तो ये वीडियो संदेश जो प्रधानमंत्री ने जारी किया है। और अब आपको दिखा देते हैं किस तरह से कोरोना से पूरे देश भर में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि मुंबई कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आ रहा है। यहां तक कि महाराष्ट्र की सत्ता के केंद्र मातोश्री की दहलीज पर भी ये पहुंच चुका है। आपको बता देते हैं कैसे, क्योंकि बांद्रा के कलानगर इलाके में मातोश्री के पास एक चाय बेचने वाली महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और पूरे इलाके को अब सील कर बीएमसी ने सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मातोश्री, इस इमारत के दरवाजे से महाराष्ट्र के सियासत में शह और मात का फैसला बरसों से होता आया है। मौजूदा दौर में भी सूबे के सूबेदार उद्धव ठाकरे यहीं रहते हैं। यहीं से लिए जाते हैं महाराष्ट्र के मुकद्दर को तय करने वाले फैसले। यहीं से चलती है महाराष्ट्र की सत्ता। इतिहास गवाह है कि किसी ने कभी इन दीवारों और दरवाजों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, मगर इस बार एक अदृश्य दुश्मन ने मातोश्री के भीतर भी हलचल मचा दी है। इस अदृश्य दुश्मन का नाम है कोरोना, और इसी कोरोना ने अब सीएम उद्धव ठाकरे के चेहरे पर भी शिकन जरूर ला दी होगी, क्योंकि मातोश्री के ठीक सामने चाय बेचने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। बांद्रा के कलानगर इलाके में मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल एरियाज में से एक माना जाता है। थोड़ी देर पहले प्रशासन ने इस एरिया को कंटेन कर दिया है। यहाँ की आवाजाही पर रोक लगी है। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक चाय की दुकान थी और चाय की दुकान के कर्मी को पॉजिटिव पाया गया है। उनकी जब टेस्ट की गई, पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और इसके चलते उन्हें पॉजिटिव चेक किया गया है और अब उसके चलते इस पूरे एरिया को कंटेन कर दिया गया। बांद्रा के कालानगर इलाके में इस महिला की दुकान पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आने वाले आम मुंबईकर भी आते जाते हैं। इसके अलावा मातोश्री की सुरक्षा में लगे मुंबई पुलिस के जवान भी चाय पीने आते जाते थे। ऐसे में चिंता इस बात की है कि चाय की दुकान के जरिए कोरोना वायरस कहीं लोगों तक न पहुंच गया हो। सबसे अहम बात यह है, क्यों ये अहम है, प्रशासन इसके बारे में ज्यादा मुस्तैदी इसलिए भी उठा रही है क्योंकि ये इलाका कलानगर का है। ये जो गेट पीछे आप मेरे देख सकते हैं, जहां पर मैं आपको अभी लेकर जा रहा हूं, ये है मातोश्री का दूसरा गेट, यानी मातोश्री ठाकरे परिवार का जो घर है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो घर है, उसका ये दूसरा गेट है। और यहाँ पर कई सारे कर्मी होते हैं, पुलिसकर्मी भी होते हैं। अब इस बात को लेकर भी प्रशासन जांच कर रही है कि क्या इस दुकान पर बाकी कर्मी भी आते थे जो इनसे जुड़े थे या कोई विजिटर जो आते थे, इसीलिए इस पूरे एरिया को अभी कंटेन कर दिया गया। मातोश्री के पास कोरोना वायरस के मिलने की खबर पूरे मुंबई में जंगल की आग की तरह फैली। आनन फानन में बीएमसी का अमला मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके में फॉगिंग की गई। इसके बाद अत्याधुनिक मशीनों के जरिए पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन किया गया। पुलिस ने अब इस इलाके को सील कर दिया है और लोगों की आवाजाही कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है, क्योंकि सबको मालूम है कि कोरोना का संकट बड़ा है और फिलहाल वो मातोश्री के ठीक सामने खड़ा है। दस्तक तक मुख्यमंत्री के दहलीज तक अभी कोरोना ने दस्तक दिया। प्रशासन पिछले कुछ दिनों से लगातार कोशिशें ही कर रहा है और कोशिशें भी कर रहा है। साथ ही साथ अब और ज़्यादा इस एरिया में प्रशासन की तरफ से जो है सावधानी बरती जाएगी और इस एरिया को पूरी तरह से अब कंटेन कर दिया गया। जो एसओपीज बताए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से, उसके चलते मातोश्री कलानगर यानी उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर का ये पूरा एरिया इस वक्त जो है कंटेन कर दिया गया है और इसे सैनिटाइज थोड़ी देर पहले ही किया गया है। कैमरामैन राजू इनामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। कोरोना की महामारी ने मुंबई में 34 लोगों की अब तक जान ले ली है। बीते 24 घंटे में 4 लोग कोरोना की वजह से मारे जा चुके हैं। जुहू में रहने वाले फिल्मी सितारे भी कोरोना से घबराए हुए हैं। यहां फिल्मकार करीम मुरानी की 2 बेटियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई। भागने दौड़ने वाली मुंबई खामोश है। ये खामोशी दिखती है शहर के चप्पे चप्पे में, मगर इस खामोशी में एक दहशत है, ऐसी दहशत जो अदृश्य वायरस कोरोना ने फैलाई है। बीते दिन के कमरों में बंद हो गई मुंबई की धड़कनें पहले से ज्यादा तेज धड़कती हैं, लेकिन मुंबई में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर बीतता दिन मुंबई के लिए परेशानी का सबब लेकर आ रहा है। सिर्फ 24 घंटे में ही मुंबई में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। अकेले मुंबई में अब तक कोरोना के 526 संक्रमित मरीज मिले हैं।
अकेले मुंबई में अब तक कोरोना से 34 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस के जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र की अगर जो बात करें तो 750 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और 45 लोगों की अभी तक इसमें जान चली गई है। मुंबई का हाल और भी बेहाल है क्योंकि 450 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस अकेले मुंबई में है। कोरोना की मार मुंबई पर ऐसी पड़ी है कि मुंबई बेजार है। पहले एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना के संक्रमितों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उसने मुंबईकरों को खौफ से भर दिया है। ताजा मामला यह है कि हिंदी फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर करीम मुरानी की 2 बेटियां जोया और शाजा कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। दोनों को नानावती अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है और मुरानी परिवार के बाकी सदस्यों को क्वारंटीन करके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मुरानी का घर मुंबई के सबसे पॉश इलाके जुहू में है। इसी जुहू में नामी गिरानी सितारों के घर भी हैं। जाहिर सी बात है कि जुहू में कोरोना संक्रमित मिलने से यहां कोरोना को लेकर डर बढ़ गया है। मुंबई में ही बायखला की एक चौल में कोरोना संक्रमित 10 मरीज मिले हैं, जिनमें एक की मौत हो चुकी है। हैरानी इस बात की है कि अब तक ये चौल सील नहीं की गई। जाहिर सी बात है कि सरकार पर सवाल उठने थे तो उठ रहे हैं। अभी तक डीएमसी ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। ये 2 केसेस है और यहाँ पे अभी पुलिस को मैं इन्फॉर्म करके कोविड-19 के लिए जो प्रोसीजर बना है उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हम डेफिनेटली लॉकआउट पीरियड का फायदा नहीं उठा रहे और काम सर्विलेंस का काम नहीं हो रहा है बराबर। मुंबई से ही सटे कल्याण में भी एक ही परिवार के 4 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इनमें 6 महीने की एक लड़की भी है। चिंता की बात यह है कि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और न ही कोई परिचित कोरोना पॉजिटिव से मिला है। कोरोना का संक्रमण मुंबई में फैलता ही जा रहा है। वैसे कोरोना की चपेट में तो पूरा देश है, मगर महाराष्ट्र पर कोरोना की मार सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 120 मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 868 संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 52 पहुंच गया है। महाराष्ट्र जिस संकट से गुजर रहा है उससे निपटने का सिर्फ यही इलाज है कि घर से बिल्कुल ना निकलें। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। इस जानलेवा वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहने वाले कोरोना योद्धा डॉक्टर्स और नर्सेज भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। दिल्ली के एक अस्पताल में 15 डॉक्टर्स और नर्सें कोरोना संक्रमित हैं। मुंबई के 28 डॉक्टर और नर्सें कोरोना की चपेट में हैं, जबकि भोपाल में 32 स्वास्थ्यकर्मी के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। जो लड़ रहे हैं वायरस को खत्म करने के लिए, अब वो भी वायरस की चपेट में है। जो खत्म कर रहे हैं वायरस को मरीजों से, उन्हें भी संक्रमित करने लगा है वायरस। शहर शहर डॉक्टरों पर कोरोना की मार। जी हां, यूं तो कोरोना के खिलाफ जंग पूरा देश लड़ रहा है, मगर कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ने वाले, कोरोना को खत्म करने वाले, कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाने वालों के जीवन पर भी संकट गहराने लगा है। दिन रात जानलेवा वायरस से संक्रमित मरीजों के ट्रीटमेंट में लगे इन कोरोना योद्धाओं को भी वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली के स्टेट कैंसर अस्पताल में 3 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जबकि 12 नर्सिंग स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इन्हें पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां एक रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बाद में उनकी डॉक्टर पत्नी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली। दिल्ली के एक और बड़े अस्पताल सर गंगाराम में भी 100 स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। इसमें सीनियर डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं। ये तस्वीरें साउथ मुंबई के वोकहार्ट अस्पताल की हैं, जहां 3 डॉक्टर और 26 नर्सें कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी 29 स्टाफ को विले पार्ले स्थित अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है।
इसके अलावा 270 कर्मचारियों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केसेस के चलते बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये तय किया है कि पूरे स्टेट में और खास करके मुंबई में बिल्डिंग्स और जो ऐसे जोन्स हैं जहां कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट निकले गए हैं या उनसे रिलेटेड हाई या लो रिस्क कॉन्टैक्ट पेशेंट्स हैं, उन एरियाज को, उन बिल्डिंग्स को कंटेनमेंट जोन की तरह मार्क किया जाएगा। अब क्या है कंटेनमेंट जोन? एक कंटेनमेंट जोन एक ऐसी जगह है जहां पे ऐसे पेशेंट्स निकले हैं या उनके कॉन्टैक्ट्स निकले हैं, ऐसी पूरी बिल्डिंग्स को सील किया गया है। मुंबई के ही एक और बड़े अस्पताल जसलोक में करीब 10 स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी कोरोना की जद में हैं। यहाँ 61 मरीजों में 32 स्वास्थ्य कर्मी हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे की एक अधिकारी पल्लवी जैन गोविल भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। लिहाजा तमाम अफसरों को मीटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जिनसे हमने बात की है उनके मुताबिक मुख्यमंत्री और पल्लवी जैन गोहिल के बीच में काफी ज्यादा दूरी रही थी इस दौरान जब वो वहां पे उपस्थित हुई थी, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके बैठने का जो डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा दूर था। इस बीच में मुख्यमंत्री के साथ की दूसरी सीटों पे, पास की दूसरी सीटों पे दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे थे, लेकिन पल्लवी जैन गोहिल थोड़ी दूरी पे थी, इसलिए संक्रमण का खतरा फिलहाल मुख्यमंत्री को नहीं है। कोरोना के खिलाफ अगर हिंदुस्तान को जंग जीतनी है तो मेडिकल स्टाफ का सेहतमंद रहना जरूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ही संक्रमित हो गए तो लड़ाई को कैसे और किनके सहारे लड़ा जाएगा। भोपाल से रविशपाल सिंह, मुंबई से तनुश्री पांडे और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना पर देश में और क्या कुछ हो रहा है, आगे हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात बोरिस जॉनसन की कर लेते हैं। किस तरह से कोरोना ने दुनिया की बड़ी हस्तियों में से एक ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। यूं तो जॉनसन 27 मार्च को ही कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन 11 दिन बाद उनकी बीमारी बढ़ गई है। कल उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। कोरोना पीड़ित होने के बावजूद ब्रिटेन में इस वायरस के खिलाफ जंग में अगुवाई करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आईसीयू में पहुंच गए हैं। सोमवार देर रात हालत बिगड़ने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराना पड़ा। डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, सोमवार दोपहर प्रधानमंत्री की हालत खराब हो गई और उनकी मेडिकल टीम की सलाह पर उन्हें अस्पताल की आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आईसीयू पहुंचना कहीं ना कहीं यहां देशवासियों की हिम्मत को आघात जरूर पहुंचाता है। आपको ये बता दें कि यूके में आईसीयू में सिर्फ सपोर्टिव केयर दी जाती है मैकेनिकल वेंटिलेटर्स की मदद से, और साथ ही जब कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तब एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ये माना जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा कि इन 10 दिनों के दौरान जब बोरिस जॉनसन सेल्फ आइसोलेट कर रहे थे, वो लगातार अपनी कैबिनेट मीटिंग लेते रहे और काम करते रहे। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और हो सकता है ये भी एक वजह हो कि वो इस वक्त आईसीयू में है। और एक और वजह जो है जिसने सवालिया निशान हमेशा से लगाया हुआ है वो है शुरुआत की यूके की हर्ड इम्यूनिटी की जो स्ट्रैटेजी थी। लेकिन इस वक्त और इस नाजुक मौके पर ऑपोजिशन से लेकर वर्ल्ड लीडर्स सभी एक बात दोहरा रहे हैं कि जल्द ही बोरिस जॉनसन ठीक होकर वापस लौटे। बोरिस जॉनसन के आईसीयू में भर्ती होने के बाद अब विदेश मंत्री डोमिनिक राब उनकी जगह कामकाज देखेंगे। गौरतलब है कि कोरोना पीड़ित होने के बावजूद क्वारंटीन के दौरान जॉनसन प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज कर रहे थे। कोरोना के खिलाफ जंग की अगुवाई भी उन्हीं के कंधों पर थी। Well, since Sunday, the Prime Minister's been under the medical care of the team at St Thomas's Hospital after he was admitted with persistent coronavirus symptoms. During the course of this afternoon, the Prime Minister's condition worsened, and on the advice of the medical team, he was moved into a critical care unit. So in light of those circumstances, the Prime Minister asked me as First Secretary to deputise for him where necessary. ब्रिटेन कोरोना वायरस के संकट से बुरी तरह से जूझ रहा है। यहाँ अब तक कोरोना से 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जॉनसन का आईसीयू में भर्ती होना कोरोना से जंग लड़ रहे देश का मनोबल कमजोर कर सकती है।
लवीना टंडन, लंदन, आज तक। किसानों और मजदूरों की समस्या को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें लॉकडाउन के दौरान रियायत और सहूलियत देने की वकालत की है। यूपी और बिहार में किसानों को उनकी सख्त जरूरत है। कहीं किसान भूखे मरने की नौबत पर आ गए हैं और मजदूरों के बिना अपने दम पर खेतों में उतर आए हैं, तो कहीं लाचारी में उनकी आंखें नम हो गई। ऐ दुनिया तुझको ठेंगा, इस संसार की चिंता कौन करे, जो होगा देखा जाएगा। पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से डरकर घरों में दुबका है, लेकिन देश का पेट भरने वाले ये कहते हुए खेतों में उतर गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तुझको ठेंगा। मुंह पर मास्क या गमछा लपेटे एक दूसरे से दूरी बनाए ये किसान फसल काटने में जुट गए हैं। मुश्किल ये है कि लॉकडाउन और कोरोना के संक्रमण की वजह से मजदूर नहीं मिल रहे और किसानों को इन लंबे चौड़े खेतों में गेहूं की कटाई के लिए पूरे परिवार के साथ जुटना पड़ गया है। गेहूं तो पक चुके हैं, लेवल मिल नहीं लॉकडाउन की वजह से, तो इसीलिए साहब अब गेहूं तो अब पक गए बिल्कुल नहीं, तो अपने घर के ही लोग सारे लोग लग के दूराई बना बना के और अपना काम चला रहे साहब। दूर मिलते नहीं है, इसलिए अपने घरों मिल के काटते हैं। मजदूर कहाँ चले गए? क्या मजदूर कोरोना की वजह से नहीं मिलते हैं साहब। किसी प्रकार से अपनी फसलों को बचाना चाह रहे हैं और केवल इस खेती बची जाएगी तो खाने के लिए तो होगा कम से कम। हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, खाने के लिए सब्जियां नहीं आ पा रही हैं, लोग शहर में जा नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बाराबंकी का ये मसौली गांव है, जहां किसान महिलाएं गेहूं की खड़ी फसल काट रही हैं। तेज गर्मी है जिससे फसल पक चुकी है। अगर फसल नहीं काटी तो खराब हो जाएगी और फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे। कोरोना के बचने के लिए से, कोरोना है तो इसके बचने के वजह से 1 मीटर दूरी बनाने से हम अपन काम मजूरी धतूरी कर रहे थे। हम इमा कटबे ना तो कैसे हमारे बच्चे जिएंगे? हमरे घर पर खाए के है नहीं, खेती किसानी है नहीं, तो मजूरी धतूरी काट कर 1 मीटर दूरी बना के मजूरी कर कर तो हमका लड़का जियाना है, बच्चे जियाना है। चंदौली में भी किसानों को लॉकडाउन के दौरान फसल कटाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महामारी के डर से कटाई के दौरान दूरी बनाकर रखी जा रही है, लेकिन मजदूर न मिलने से किसान हार्वेस्टर मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कटाई की कीमत बढ़ गई है। उधर बिहार में लॉकडाउन की वजह से मजदूर नहीं मिल रहे। रोहतास के किसान बांके बिहारी खेतों में खड़ी फसल को देखकर रो पड़े। हमको बहुत हालत खराब पड़ी बा, अनाज गेहूं नहीं मिल पाओ, मतलब कि सरकार रोज कहती है, टीवी मन के सुनत है कि अनाज दिल जाई, दाल दिल जाई, मगर हमको बहुत हालत खराब होई बा। किसान सरकार से आस लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार दिए की लौ जलाकर खुश है कि किसानों के चेहरे इसकी रोशनी से खिल उठेंगे। महामारी, भूख, प्यास सब दूर हो जाएगी। सासाराम में मनोज कुमार सिंह, बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, इटावा से साबिर शेख और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। पंजाब और हरियाणा में कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते किसानों की पकी हुई फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। लेबर और मशीन ना मिलने के कारण किसानों ने खुद ही दरातियां लेकर मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल खेतों में खड़ी गेहूं की फसल देखकर किसानों की आंखें छलक आई थी। पंजाब के खेतों में गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, बढ़ती गर्मी से पक रही है और खेत में दाने बिखर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी कि दूसरे राज्यों से आए मजदूर अपने घर लौट गए और जो आने वाले थे वो पहुंच नहीं पाए। ऊपर से हार्वेस्टर मशीनों की ना तो सर्विसिंग हो पाई, ना ही स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं। ऐसे में बरसों से जिन जमींदार किसानों ने कटाई के औजारों को हाथ नहीं लगाया था, उन्हें खुद दराती लेकर खेतों में उतरना पड़ा है। सड़कें बंद हैं, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, मशीनें आ जा नहीं रही हैं, तो लिहाजा किसान अपने आप अपने खेतों में उतरा है, दराती लेकर और इन फसलों को काट रहा है। ये तो जी महीने का काम है जी, लेबर है नहीं जी, आप कट रहे हैं जी,
ਇਹਦਾ ਜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰਾਂ ਮਿਲੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ जाऊगा जी। मैंने थोड़े जो अपने रिश्तेदार हैं जब वो है, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन है मेरे पास, एग्रीकल्चर का खासा काम है, मैं खुद करता हूँ। मैंने इनको बोला है भी जितनी आप काट सकते हो, या मैं भी आप इनके साथ हूँ भी उतनी काटो। पंजाब में हर साल गेहूं की बम्पर फसल होती है। ओलावृष्टि और खराब मौसम के बावजूद इस साल भी किसानों की बम्पर फसल पक कर तैयार है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष में मोहाली जिले में 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई की गई है। इसमें 2.14 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल लगाई गई है। बाकी 17,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलें बोई गई हैं। लेकिन इससे पहले कि ये फसल कटती 21 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इससे अमृतसर के किसान भी परेशान हैं। पहले ओलावृष्टि और बारिश ने 50% तक फसल खराब कर दी और अब कटाई न होने से किसान तबाह होने की कगार पर हैं। हालांकि पंजाब सरकार ने कहा है कि फसल कटाई के लिए किसानों को लॉकडाउन से छूट मिलेगी। मेनली हमारी तो मेजॉरिटी जो फसल कटती है वो तो कंबाइंस काटती हैं। सो इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ जब उसको संभालना है, बोरी में भरना है या कहीं रखना है, मंडी में रखना है, वहाँ लेबर की जरूरत पड़ती है। आज हाथ से कटाई तो बहुत कम लोग करते हैं, सब कंबाइन का काम है। इस परेशानी के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण ने किसानों को भयभीत कर रखा है। चंडीगढ़ के आसपास के गांवों में नाके लगाए गए हैं ताकि बाहरी लोगों को घुसने से रोका जा सके। वहीं फसल कटाई के दौरान सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन किसानों की चिंता है कि बाहर से आए मजदूरों के बिना वो लाखों एकड़ में लगी फसल की कटाई आखिरकार कैसे कर पाएंगे। जिस खेत में मैं मौजूद हूं, यहाँ पर गेहूं की फसलें किस कदर पककर तैयार हो गई हैं, ये मैंने गेहूं की वाली हाथ में ली है और दाना दाना अलग हो गया है। लेकिन इस दाने को ना तो कोई काटने वाला मिल रहा है, ना मजदूर है, ना मशीन है। अगर है तो किसान है और उस किसान के बेबसी के आंसू हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। कोरोना टेस्टिंग में दिल्ली सरकार दक्षिण कोरिया का मॉडल अपनाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने 1 लाख टेस्टिंग किट्स का ऑर्डर दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही कि दक्षिण कोरिया के मॉडल पर अब दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। दरअसल ये बड़े पैमाने पर टेस्टिंग है जिसकी योजना अब दिल्ली सरकार ने बना ली है और इसी के तहत 1 लाख टेस्टिंग किट्स का ऑर्डर दिया गया है। अंकित त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, 1 लाख टेस्टिंग किट्स काफी होंगी? नेहा, 1 लाख टेस्टिंग किट्स अभी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, कम से कम उसके लिए दिल्ली सरकार ने एक प्लान जरूर तय कर लिया है। और रैंडम टेस्टिंग जो होती है, अभी तक देश में रैंडम टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है, जहां पर सिम्टोमेटिक जो लोग हैं जिनको किसी ना किसी तरह का संक्रमण के कोई सिम्टम्स हैं, उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है। पर दिल्ली सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि दिल्ली में जहां जहां भी हॉटस्पॉट है, जैसे कि निजामुद्दीन का मरकज का जो इलाका है वहां पर, और ऐसे और जहां से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां पर रैंडम टेस्टिंग, यानी कि चाहे आपको कोई सिम्टम हो या ना हो, कुछ लोगों को चुनकर वहां पर टेस्टिंग शुरू करी जाएगी। और इसके साथ साथ एक ये भी खबर आ रही है कि 5 डॉक्टर्स की एक समिति ने अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट दी है कि अगर हजारों की संख्या में भी रोज दिल्ली के अंदर अगर आने लगे तो उसके लिए क्या कहाँ अस्पताल चाहिए, कितने बेड चाहिए, आइसोलेशन वार्ड की क्या व्यवस्था करनी होगी, उन सबको लेकर एक पूरा प्लान तैयार किया गया है दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली इस समय तेजी से एक देश का बड़ा हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। ठीक है अंकित, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि कल अरविंद केजरीवाल ने दरअसल क्या कहा था। बहुत बढ़ा दी है पिछले कुछ दिनों में, और हम चाहते हैं कि जो भी टेस्ट कराना चाहे उसका टेस्ट हो, और ताकि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको ट्रीट किया जा सके, उनके कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन या उनको आइसोलेट किया जा सके, ताकि वो आगे लोगों को ना फैलाएं। तो जितनी ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हम कोरोना को रोकने में कामयाब होंगे। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की बात करेंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद 530 पहुंच चुकी है। इनमें जमात के लोगों की तादाद 330 है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि जमात ने दिल्ली को महामारी के भारी संकट में डाल दिया है। एक कारण उसका है कि मरकज़ के केस बहुत तेज़ी से बढ़े,
जैसे 523 में से 330 केस तो मरकज़ के ही हैं। बड़े पैमाने पे सामने आए हैं वो मरकज़ वाले केस में सामने आए हैं कि वहाँ उनके टच में आए लोग। दिल्ली में कुल 503 केसेज अभी तक पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 320 मरकज़ के हैं। आज टोटल केसेस की संख्या 4067 है, जिसमें से 1445 केसेस, एज आई मेंशन्ड यस्टरडे, दे आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात कंफर्म केसेस। अगर अब दिल्ली में सही मायने में कोरोना वायरस के बेकाबू होने का खतरा है तो उसका भी जिम्मेदार जमात ही है। दरअसल जब मक्का, मदीना और काबा कोरोना संक्रमण की वजह से बंद हो चुका था, तब दिल्ली में तबलीगी जमात का मरकज चल रहा था। यहां से कोरोना संक्रमण की खबर आने के बाद जब जमातियों को बाहर निकाला गया तो उनकी जांच के बाद दिल्ली में कोरोना के मामले देखते ही देखते 500 को पार कर गए। सोमवार को पूरी दिल्ली के मरीजों की तादाद और उसमें जमात की हिस्सेदारी खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल की जुबानी सुनिए। और पिछले 24 घंटे में आज 523 केस हैं, तो पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना के केस आए हैं। इन 20 में से 10 मरकज़ के हैं और बाकी 10 दूसरे हैं। तो 523 टोटल केस जो दिल्ली में हैं उसमें मरकज़ के 330 केस हैं। जो विदेशों से लौट के आए थे और विदेशों से कोरोना लेके आए थे, ऐसे 61 लोग हैं। साफ है कि जमातियों ने दिल्ली को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। खतरा केवल उनका नहीं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, बल्कि उनका भी है जो इन जमातियों के संपर्क में आए हैं। तमाम जो जांच एक तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो 323 केस दिल्ली में मिलने से जाहिर तौर पर हड़कंप मचा पड़ा है। ऐसे में सरकार के लिए भी चिंता की बात है और आने वाले दिनों में कुछ और जो रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी, जिससे और स्थिति साफ होगी कि पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो कितने हैं। खतरा उन डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ को भी है जो उनका इलाज कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी महामारी है जिसकी चपेट में डॉक्टर भी आ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भी जमात को ही सारी मुसीबत की जड़ बता दिया है। बड़े पैमाने पे सामने आए हैं वो मरकज़ वाले केस में सामने आए हैं कि वहाँ उनके टच में आए लोग। ये इतनी बड़ी असेंबली रोकनी चाहिए थी, वो जिम्मेदार हैं, निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं। इनको जिम्मेदारी माननी चाहिए कि हाँ, हमसे ये चूक हुई, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कोरोना के स्प्रेड में। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस करीब 25,000 जमातियों को ट्रेस करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जो पूरे देश में फैले हैं। तबलीग जमात वर्कर्स के बारे में भी आपको अपडेट करना चाहूंगी कि सभी राज्य सरकारों के साथ गृह मंत्रालय ने एक मेगा अभियान द्वारा लगभग 25,500 से ज्यादा लोकल टीजे कार्यकर्ता और उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनका क्वारंटाइन किया है। अब जमात ने दिल्ली को जिस मुहाने पर ला खड़ा किया है, उससे निकलने का एक ही रास्ता है। इन जमातियों के संपर्क में आए तमाम लोगों की पहचान, उनकी जांच और संक्रमित पाए जाने पर उनका इलाज। लेकिन जमात के लोगों का जैसा असहयोग का रवैया है, उससे ये काम इतना आसान नहीं है। अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। मस्जिदों में छिपकर रहने वाले इन लोगों के तमाम लोगों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। पुलिस और प्रशासन इनकी धरपकड़ में जुट गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज से कोरोना के जो कैरियर निकले, उन्होंने पूरे देश को वायरस की चपेट में ला दिया है। मरकज से निकले जमाती पूरे देश में घूमते रहे, कभी इस मस्जिद तो कभी उस मस्जिद, कभी मध्य प्रदेश तो कभी महाराष्ट्र। अब कोरोना बांट रहे ऐसे जमातियों की पूरे देश में धरपकड़ जारी है। मरकज से निकले ऐसे ही सैकड़ों जमाती अभी तक पुलिस के रडार से बाहर हैं। राज्य सरकारें मोबाइल सर्विलांस के जरिए अब इन जमातियों की खोजबीन में लगी हैं। इन जमातियों ने महाराष्ट्र को भी नहीं छोड़ा है। मुंबई पर भी मरकज से निकले जमातियों ने आफत ला दी है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना का जो पहला केस मिला, उसे भी बीमारी जमातियों से ही लगी थी। जांच में सामने आया है कि इस शख्स ने अपने घर में 10 जमातियों को खाना खिलाया था और रुकने का इंतजाम किया था। इससे पहले कि इन जमातियों तक पुलिस पहुंच पाती, ये मुंबई से केरल रवाना हो गए।
मुंबई के मुमरा इलाके में स्कूल चलाने वाले एक शख्स ने भी 13 बांग्लादेशी जमातियों को पनाह देकर पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया। आरोप है कि इसने मलेशिया के 8 जमातियों को भी अपने यहाँ पनाह दी थी। इन सभी 21 विदेशी जमातियों ने मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश में भी जमातियों ने तमाम शहरों को कोरोना के खतरे में डाल दिया। इंदौर में जिन लोगों ने डॉक्टरों की टीम पर हमला किया था, वहां पर जमात का प्रभाव सामने आया है। इसके अलावा भोपाल में 36 जमातियों की पहचान की गई है। ग्वालियर में 11 जमाती मिले हैं। इन सभी ने दिल्ली के मरकज में हिस्सा लिया था। देश में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद उम्मीद यही थी कि कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन जमातियों ने तमाम उपायों पर पानी फेर दिया। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।